नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिकोड करेंगे जो मैं कह सकता हूँ गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। आज की तारीख है 31 मार्च 2026 और देखते हैं कि आज के सबसे ज़रूरी मुद्दे कौन कौन से हैं। आज हमारे एजेंडे में 3 बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक्स हैं। पहला, हम देखेंगे कि क्या नक्सलवाद का वाकई में आखिरी चैप्टर लिखा जा रहा है। दूसरा, ईरान और एनपीटी का जो गतिरोध चल रहा है उसे समझेंगे। और तीसरा, डिलिमिटेशन यानी परिसीमन पर जो जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है उसको भी डीकोड करेंगे। ओके, तो चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसे हम आम भाषा में नक्सलवाद कहते हैं। देखिए, ये आपके GS3 इंटरनल सिक्योरिटी के सिलेबस का एक बहुत ही फाउंडेशनल टॉपिक है। तो ये टॉपिक आज न्यूज़ में क्यों है? देखिए, सरकार ने एक डेडलाइन रखी थी कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म करना है, और अब वो तारीख आ चुकी है। हमारे होम मिनिस्टर का कहना है कि भारत अब ऑलमोस्ट यानी लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। अब जो पूरा फोकस है वो शिफ्ट हो गया है लेगेसी थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट्स पर। ये वो इलाके हैं जहां ये आग दोबारा भड़क सकती है। इसकी कहानी को अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो इसकी शुरुआत होती है 1967 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से। ये एक जमींदारों के खिलाफ किसानों का विद्रोह था। 70 और 90 के दशक में ये एक सोशो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, मतलब एक सामाजिक आर्थिक क्रांति की तरह पूर्वी राज्य में फैला। लेकिन 2000 के दशक में इसकी विचारधारा में एक बड़ा बदलाव आया। इस पर माओवाद का प्रभाव पड़ा और ये एक सामाजिक लड़ाई से भारतीय राज्य के खिलाफ एक राजनीतिक लड़ाई बन गया। और आज की तारीख में ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, जिसका श्रेय सरकार की दोहरी रणनीति को जाता है। अच्छा, यहाँ पर 3 बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है। चलिए फटाफट क्लियर करते हैं। पहला, कम्युनिज्म। इसका मतलब है एक ऐसा समाज जहाँ कोई क्लास नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। दूसरा, माओइज्म। ये कम्युनिज्म का ही चाइनीज वर्जन है, जो कहता है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, मतलब सशस्त्र क्रांति से। और तीसरा, नक्सलिज्म। ये भारत में माओइज्म से ही प्रेरित एक आंदोलन है, जिसकी शुरुआत तो सोशियो इकोनॉमिक मुद्दों से हुई, पर अब इसके लक्ष्य माओवाद जैसे ही हैं। अब सवाल उठता है कि यूपीएससी के लिए ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, सबसे पहले तो ये GS3 इंटरनल सिक्योरिटी का डायरेक्ट टॉपिक है, लेकिन उससे भी बढ़कर ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक खतरा है, क्योंकि ये चुनावी प्रक्रिया को नहीं मानता। जहां जहां ये है वहां विकास रुक जाता है, और ये सीधे सीधे देश की संप्रभुता को, स्टेट सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है। तो सरकार ने इससे निपटने के लिए एक 2-pronged स्ट्रैटेजी अपनाई, मतलब 2 तरफा हमला किया। एक हाथ में थी सिक्योरिटी, यानी ऑपरेशन ग्रीन हंट, ग्रे हाउंड्स जैसी स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल, और दूसरे हाथ में था डेवलपमेंट, यानी समाधान डॉक्ट्रिन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम जैसी योजनाएं। अब आगे का रास्ता क्या है? सिक्योरिटी का प्रेशर बनाए रखना, और जो बचे खुचे 31 लेगेसी थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां विकास पर पूरा फोकस करना, ताकि ये समस्या दोबारा सिर ना उठा सके। और अगर आपको इस स्ट्रैटेजी की सफलता का सबूत चाहिए तो बस इस एक आंकड़े को देखिए। 2014 में जहां 126 जिले नक्सल हिंसा से बुरी तरह प्रभावित थे, आज वो संख्या घटकर सिर्फ 2 रह गई है। सोचिए, 126 से सिर्फ 2। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। चलिए, इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। सवाल है, समाधान डॉक्ट्रिन जो अक्सर खबरों में रहता है वो असल में क्या है? ऑप्शंस देखिए। और सही जवाब है बी, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी टू टैकल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। याद रखिएगा, समाधान सिर्फ सिक्योरिटी की बात नहीं करता, ये एक पूरी तरह से होलिस्टिक यानी समग्र रणनीति है। अब देखते हैं मेंस में इससे कैसा सवाल बन सकता है। क्वेश्चन है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से निपटने के लिए भारत सरकार की सिक्योरिटी और डेवलपमेंट की दोहरी रणनीति का विश्लेषण करें। ये कितनी सफल रही है? तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। इंट्रो में LWE को एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेड बताएंगे, फिर बॉडी में एक पैरा सिक्योरिटी अप्रोच पर और दूसरा पैरा डेवलपमेंट अप्रोच पर लिखेंगे। एनालिसिस में वो 126 से 2 जिलों वाला डेटा जरूर कोट करना है,
और कंक्लूजन में सफलता को मानते हुए लेगेसी थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट्स की चुनौती का जिक्र कर देंगे। एक परफेक्ट आंसर तैयार हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की। चलिए अब इंटरनेशनल अरीना में चलते हैं, एक बहुत ही बड़े ग्लोबल इशू की तरफ। हमारा दूसरा टॉपिक है ईरान एंड द एनपीटी स्टैंड ऑफ। ये आपके GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक कोर इशू है। तो ताज़ा खबर क्या है? खबर ये है कि ईरान की संसद इस बात पर विचार कर रही है कि क्या उन्हें NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकल जाना चाहिए। आप समझिए, दुनिया में जो तनाव का माहौल चल रहा है उसके बीच में ईरान का ये कदम बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल चेंजेस ला सकता है। अच्छा, पहले ये समझते हैं कि ये NPT है क्या भला। देखिए, इसका सीधा सा मकसद है न्यूक्लियर वेपन्स के फैलाव को रोकना। ये संधि 1970 से लागू है और ये दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ है 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, मतलब वो देश जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, जैसे अमेरिका, रशिया वगैरह। और दूसरी तरफ हैं बाकी सारे देश। और हाँ, ये संधि पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल की इजाज़त देती है। अब इस पूरी ट्रीटी का एक अंपायर भी है, एक वॉचडॉग। इसका नाम है IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये UN की एक एजेंसी है जिसका काम ये चेक करना है कि कोई भी देश संधि के नियमों का पालन कर रहा है या नहीं, कहीं वो चुपके चुपके न्यूक्लियर बम तो नहीं बना रहा। अब आपके UPSC एग्जाम के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला, GS2 में ग्लोबल ट्रीटीज का ये कोर टॉपिक है। दूसरा और सबसे जरूरी, इंडिया का स्टैंड। भारत इस ट्रीटी को डिस्क्रिमिनेटरी यानी भेदभावपूर्ण मानता है और इसीलिए हमने इस पे साइन नहीं किया है। और तीसरा, ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में और ग्लोबली भी सिक्योरिटी सिचुएशन पूरी तरह बदल जाएगी। तो इस पर बहस क्या है? एक तरफ है P5 देश जो कहते हैं कि NPT दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ है भारत जैसे देशों का व्यू। हम कहते हैं कि ये ट्रीटी भेदभावपूर्ण है। ये न्यूक्लियर हैव्स और हैव नॉट्स का एक क्लब बनाती है, मतलब जिनके पास पहले से बम है वो रख सकते हैं और बाकियों को बनाने नहीं देंगे। और ये P5 देशों के डिसआर्मामेंट की भी कोई टाइमलाइन नहीं देती। चलिए अब कुछ प्रीलिम्स बूस्टर फैक्ट्स देख लेते हैं जो सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। टोटल न्यूक्लियर पावर्स कितने हैं? 9। P5 कौन है? USA, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना। NPT के बाहर कौन है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है? इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। और किसने ट्रीटी से विड्रॉ किया? नॉर्थ कोरिया ने। ये फैक्ट्स एकदम टिप्स पर होने चाहिए। एक और MCQ प्रैक्टिस करते हैं। सवाल है, इनमें से कौन सा देश न्यूक्लियर वेपन होने के बावजूद NPT का सिग्नेटरी नहीं है? फ्रांस, UK, चाइना या इंडिया? बहुत आसान है, सही जवाब है D, इंडिया। अब इसी पर एक मेंस का क्वेश्चन देखिए। NPT एक भेदभावपूर्ण संधि है जो न्यूक्लियर हैव्स और न्यूक्लियर हैव नॉट्स का एक क्लब बनाती है। इस स्टेटमेंट का क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। तो इंट्रो में आप NPT का मकसद बताएंगे, फिर स्टेटमेंट से अग्री करते हुए इसके डिस्क्रिमिनेटरी एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे 1967 की कट ऑफ डेट। फिर आप इंडिया की सिक्योरिटी कंपल्शंस, जैसे हमारे पड़ोसी देश और हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का जिक्र करेंगे। और कंक्लूजन में आप ग्लोबल डिसआर्मामेंट की बात करेंगे, लेकिन एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पर। ओके, तो इंटरनेशनल रिलेशंस से अब वापस अपने देश की पॉलिटी पर आते हैं। हमारा तीसरा और आज का आखिरी टॉपिक है द ग्रेट डिलिमिटेशन डिबेट। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले समय में भारत की राजनीति को बदल सकता है और ये आपके GS2 पॉलिटी एंड फेडरलिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। तो न्यूज़ क्या है? देखिए, लोकसभा की सीटों पर जो एक रोक लगी हुई थी वो 2026 में खत्म हो रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगली जनगणना के बाद सीटों का फिर से बंटवारा होगा, जिसे हम डिलिमिटेशन कहते हैं। और बस इसी बात ने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच एक जबरदस्त पॉलिटिकल डिबेट शुरू कर दी है। इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। आज जो लोकसभा की सीटें हैं वो 1971 की जनगणना पर बेस्ड हैं। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए इन सीटों को साल 2000 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया। क्यों? ताकि राज्य पॉपुलेशन कंट्रोल पर ध्यान दे। फिर 2002 में 84th अमेंडमेंट ने इस फ्रीज को 2026 तक के लिए और आगे बढ़ा दिया। और अब 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर डिलिमिटेशन होना तय माना जा रहा है। तो ये डिलिमिटेशन या परिसीमन होता क्या है? एकदम सिंपल भाषा में पॉपुलेशन के आधार पर लोकसभा और स्टेट असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना, मतलब सीमाओं को फिर से तय करना। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है आर्टिकल 81 और ये काम एक डिलिमिटेशन कमीशन करता है।
अब यूपीएससी के लिहाज से ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं है, ये हमारे संविधान के कई कोर प्रिंसिपल से जुड़ा है, जैसे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का सिद्धांत। ये फेडरलिज्म यानी संघवाद के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये नॉर्थ साउथ डिवाइड को और गहरा कर सकता है, और तो और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का इम्प्लीमेंटेशन भी इसी पे टिका है। इस पूरे विवाद की जड़ को समझिए। हुआ ये कि सदर्न स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत अच्छा काम किया, वहीं नॉर्दर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ी। अब डर ये है कि जब पॉपुलेशन के आधार पर सीटें बटेंगी तो सदर्न स्टेट्स को उनके अच्छे काम के लिए पनिश किया जाएगा, उनकी सीटें कम हो सकती हैं और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी घट सकता है। जबकि नॉर्दर्न स्टेट्स का आर्ग्यूमेंट है कि ज्यादा आबादी के लिए उन्हें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए ताकि रिप्रेजेंटेशन बराबर हो। प्रीलिम्स के लिए 4 बातें एकदम रट लीजिए। करंट सीट्स का आधार क्या है? 1971 सेंसस। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 81। फ्रीज को 2026 तक के अमेंडमेंट ने बढ़ाया, 84th अमेंडमेंट, और ये फ्रीज कब खत्म हो रहा है? 2026 में। चलिए एक एमसीक्यू और देखते हैं। लोकसभा की सीटों को साल 2026 तक किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फ्रीज किया गया था? इसका सही जवाब है सी, 84th अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ अक्सर 42nd और 84th में कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा 84th ने इसे 2026 तक एक्सटेंड किया था। और अब मेंस का एक बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन। आगामी परिसीमन भारत के संघीय ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। चर्चा करें, इसके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं? तो इसके आंसर में आप डिलिमिटेशन को डिफाइन करने के बाद नॉर्थ साउथ डिवाइड वाली चैलेंज को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, फेडरलिज्म पर इसका क्या असर होगा ये बताएंगे, और फिर सॉल्यूशंस में आप सजेस्ट कर सकते हैं कि सिर्फ पॉपुलेशन को ही आधार ना बनाया जाए, बल्कि पॉपुलेशन कंट्रोल के एफर्ट्स को भी वेटेज दिया जाए। कंक्लूजन में कंसेंसस बिल्डिंग और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करनी है। तो दोस्तों, ये थे आज के 3 सबसे जरूरी टॉपिक्स। एक बात हमेशा याद रखें, यूपीएससी में सफलता के लिए सिर्फ फैक्ट्स जानना काफी नहीं है, इन मुद्दों के बीच के इंटरकनेक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए रिवाइज करते रहिए। उम्मीद है आज के इस एनालिसिस से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे कुछ और जरूरी करंट अफेयर्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।